हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुका। देखिए बेटा, केमिस्ट्री के हम फर्स्ट चैप्टर के दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं। हमने आपको बैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और उसके अलावा रिएक्शन और इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हमने समझा दिया था। अब आपको इसमें हम समझाते हैं कि बैलेंस ही केमिकल इक्वेशन, यानी एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दिस स्टेप, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो हम आसानी से उसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो, राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए टेबल एज सोन हेयर। क्या कहना चाह रहा है ये कि नीचे दी गई जो टेबल बनाई गई है उसके आधार पर, जैसे ये टेबल है, उसके आधार पर आपको क्या करना चाहिए, जो भी एटम है यानी नंबर ऑफ एटम, जैसे मान लीजिए अभी इसमें हम समझे ये दिया गया आयरन, तो आयरन में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, पहले दो आप एक टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद नेम ऑफ एटम लिखिए, फिर नेम ऑफ एटम में दो कॉलम बनाइए, एक बनाइए रिएक्टेंट का, एक बनाइए प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉलम बनाने के बाद हर एटम का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट को अलग अलग रिप्रेजेंट कीजिए। उससे क्या होगा, आपको यह अंदाजा लगेगा कि हमें कितने एटम की आवश्यकता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक टेबल बनाना है, उसके बाद इसे सॉल्व आउट करना है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड और केमिकल ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, यानी हमें उसको सबसे पहले बैलेंस करना है जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हैं। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज द मैक्सिमम ऑन द आरएचएस। आरएचएस का मतलब क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड। तो इसको दोबारा से बताता हूं, क्या कहना चाह रहा है ये कि देखिए इस इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है वो किसके हैं बेटा, ऑक्सीजन के हैं। किसके बेटा, ऑक्सीजन के हैं। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है। फिर क्या कह रहा है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन, बैलेंस को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वन नीड्स टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 4, यानी हमें जरूरत है लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम है 4, उसको बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट की ओर बढ़ना होगा। दैट दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड। क्या कहना चाह रहा है कि जो जो 4 है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए, मैं वाइट ले लेता हूं, ऑक्सीजन के 4 नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने के लिए, यानी इस पर 4, इसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, नाउ नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये ऊपर थोड़ा हाइड हो गया है, नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स 8 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि हमने यहां पर जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8। किधर की तरफ हुए बेटा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो हमें इधर भी फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोबारा समझिए। पहले मैं इसको हाइड कर देता हूं यहां से, इसको मान लीजिए ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया। अभी हमने पहले समझा था कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने थे, 4। उसको बैलेंस करने के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का। तो ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन इसके मल्टीप्लाई करते ही इस एरिया में यानी हाइड्रोजन में कितने हो गए एटम, नंबर ऑफ 8। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस स्थिति में हमारे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है जी। आफ्टर दैट, इसके बाद द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी इस स्थिति में, यानी 4 का मल्टीप्लाई जब हमने किया रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ, तो हाइड्रोजन के एटम 8 हो गए और ऑक्सीजन भी हमारे 4 हो गए, यानी दोनों बैलेंस हो गए। द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड, यानी ये कह रहा है लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है आयरन का यानी फेरस का, वो कैसा है, 1 है।
लेकिन नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में देखें तो कितने हैं बेटा, 3 है। कितने हैं बेटा, 3 है। वाइल इट इज 3 ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की तरफ 3 है। टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई द आयरन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाई 3, या लेफ्ट हैंड साइड में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा टिपिकल लगा होगा आपको, मैं इसको इजी कर देता हूं दोबारा से। बात ये थी कि यहां पर ये था FeH2O डैश एरो Fe3O4 प्लस H2, ये हमें गिवन या दी गई हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। तो बात यहां पर ये थी कि यहां पर 4 थे ऑक्सीजन के, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के 8 हो गए, तो हमने यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ क्या हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो गए। समस्या एक और बनी कि यहां पर आयरन के 3 नंबर ऑफ एटम थे, ठीक है ना, प्रोडक्ट में, तो हमने रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बिकम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए। तो अब हम देख सकते हैं आसानी से कि 3 3 8 8 4 4, ठीक। अब है आफ्टर बैलेंसिंग द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, यानी ऊपर दी गई इक्वेशन बैलेंस होने के बाद, ऊपर दी गई जो इक्वेशन थी अभी हमने जो सॉल्व की थी, उसको बैलेंस करने के बाद उसे आसानी से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ये थोड़ा हाइड हो गया है, यानी इंफॉर्मेशन को, यानी इक्वेशन को ज़्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो क्या करना है, सुनिए कि राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन में हमें उनकी स्टेट को भी बताना होगा। तो बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी फिजिकल स्टेट लिखने से किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ज़्यादा सूचनात्मक हो जाती है। जैसे गैसियस स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल G से। लिक्विड को किससे करेंगे, L से। सॉलिड स्टेट को किससे करेंगे बेटा रिप्रेजेंट, S से। एक्वस को किससे करेंगे बेटा, AQ से। तो राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी यही स्थिति, यानी यही स्थिति आपको लिखनी है रिएक्शन में जो होती है। द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो एरो ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी सॉलिड और ये अब हम केमिकल इक्वेशन के ऊपर या नीचे जो रिएक्शन होते समय, चाहे हीट का यूज कर रहे हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए कि मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए पहले हमें स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा। गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए G सिंबल यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L यूज करेंगे, सॉलिड के लिए हम सिंबल S यूज करेंगे, एक्वस के लिए हम सिंबल AQ यूज करेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखिए पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं इन 4 की बात करूंगा पहले। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बन जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक साथ समझेंगे हम रिएक्शंस में, इनको एक साथ ही समझेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है उसे हम एक साथ समझेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को एक साथ समझेंगे। लेकिन कंपोजिशन, ठीक है, सॉरी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, इनको भी हम समझेंगे। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आता, क्योंकि साइंस इंग्लिश दोनों टिपिकल सब्जेक्ट है।
तो आपको मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी ये मैं इजी लगा था इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया, और ना ही मैं ज़्यादा बीच बीच में आपको बोलूँगा जिससे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। तो आशा करता हूँ आप चैनल से जुड़े रहेंगे, प्रमोट करेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।